ओके, चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. लास्ट डे आई पिक्ड अप अबाउट द चेक डिसऑनर. चेक कई बार अलग अलग कारणों से डिसऑनर होता है, एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर तरीका. चेक डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स. अगर आपको कोई चेक दिया है और वो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण सामने वाले पार्टी ने डिसऑनर करवा दिया, तो अब क्या कर सकते हैं आप सिविल सूट फाइल कर सकते थे उसके खिलाफ और बोलते मुझे कंपनसेट करो, तुमने चेक डिसऑनर किया है. सिविल सूट के बजाय आप एनआई एक्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनआई एक्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं. सेक्शन 138, मैंने कॉपी नोट्स में बोला था नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सेक्शन 138 में लिखा हुआ है कि ऐसे शख्स पर 2 गुना अमाउंट ऑफ चेक का फाइन लग सकता है. इस एक्ट में लिखा हुआ है फाइन इज अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक. चेक अगर 1 लाख का था, आपके ऊपर एनआई एक्ट में फाइन लगेगा. 2 साल तक आप जेल भी जा सकते हैं. और लिखा हुआ था वर्ड और. ओके, फिर एक प्रोसीड्यूर मैंने आपकी बोला था कि आप तो याद कर लिए. आपने क्या याद कर लिया कि जब चेक डिसऑनर होता है फंड्स की कमी के कारण, और वो चेक अगर आपको कोई कंसीडरेशन के लिए मिला हो, कोई वैलिड डेट के लिए, एंड 3 महीना के अंदर आपने डेट ऑफ चेक, जो डेट चेक पर लिखा था, जो चेक पर डेट लिखा था, उसके 3 मंथ्स के अंदर आपने बैंक में जमा किया और फिर चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स. ऐसे केस में आपका हक बनता है एनआई एक्ट में, आप उस पार्टी को 1 महीना के अंदर नोटिस देंगे demanding the payment and stating the fact that the check is dishonored, that you have to pay within 15 days of receiving my notice, and if you don't make the payment, I will file a case against you once those 15 days are over within 1 month. Sir, 30, 15, 1 month, ये हो क्या रहा है सर? मैं जा रहा हूं. मत जाओ. लैंग्वेज ध्यान से सुनो जो घर बैठे हुए. मैंने बोला आपके लिए, मतलब मेरे संग हुआ है, मेरा चेक, मेरे को किसी ने चेक दिया था, चेक डिसऑनर हो गया. मेरे लिए टाइम है 30 डेज का कि मैं नोटिस दूं सामने वाले पार्टी को डिमांडिंग दी पेमेंट. सामने वाला पार्टी के लिए 15 दिन का टाइम है. लॉजिक मैंने दिया था, मेरे को पेमेंट मिलने वाला है, मेरे को ज्यादा टाइम मिलना चाहिए. आप भागने वाले, आपको कम टाइम मिलेगा. और अगर आपने इस 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया और जैसे ये 15 दिन ओवर हो जाएंगे, तब केस फाइल होगा आपके अगेंस्ट में. और केस फाइल करने का टाइम एनआई एक्ट में 138 का लाभ उठाने का टाइम इज 1 मंथ ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन? जब वो 15 डेज ओवर हो गए और उसने अभी भी पेमेंट नहीं किया. एक चीज वापस हेल्प कर दूं, है ना, नोट्स वोट्स मेंटेन किया था, मैंने बोला था घर जाके लिख लो. उस दिन लिखते तो 7 मिनट लगता, अब पता नहीं कितना आवर्स लगेगा लिखने में. ये 30 डेज जब ये वर्ड आता है, जो अगर आप घर से भी किए थे क्लास, क्योंकि अब गर्मी का टाइम आगे आ रहा है, तो जो लोग घर से करते हैं आराम से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ लोग आइएगा यहां पर, वरना बहुत सुना सुना लगेगा. ओके, तो देखिए 30 डेज काउंटिंग का तरीका क्या होता है, अगर आप स्क्रीन देखे हो. 30 डेज इज ऑफ रिसीविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर. 15 डेज का टाइम क्या होता है? 15 डेज का टाइम इज ऑफ रिसीविंग द नोटिस कि वो मेरे से पेमेंट मांग रहा है. पीपल आर नॉट वोकल, पीपल डू नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. वो गंदा लिख के आते हैं, द होल्डर डिमांड्स द पेमेंट विद इन 30 डेज, द ड्रॉर हैज टू पे विद इन 15 डेज. मार्क्स नहीं मिलेगा. दिल खोल के लैंग्वेज को कमांड के साथ लिखिएगा. वाह, वेरी गुड. इसका भी लिखा हुआ है, दिखाइए. हैंडराइटिंग इज वेरी गुड, टू गुड. अच्छा नहीं, वाह, नंबर सेव करना पड़ेगा, ऐसे लोग चाहिए मेरे को. व्हाट्सएप करना गुड हैंडराइटिंग बोलकर. ओके, नहीं नहीं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना. आई राइट वेल, ताकि वो, अरे अच्छा हैंडराइटिंग वाले लोग चाहिए होते मेरे को. मेरे आईपैड में रिवीजन क्लास में ऐसे दिखाने में मेरे को बहुत फायदा होता है. वेरी गुड, स्पेशल अटेंशन आज से. आई, वेरी गुड. तो देखिए, अरे आपका भी अच्छा है, सबका अच्छा है, हाँ, इनका खराब है. ओके, आई, सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, किस तरह केस बनता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दादाजी आपको गिफ्ट चेक दिए, डिसऑनर हो गया, दादाजी के खिलाफ केस नहीं होगा. नहीं सर होगा, उनको भी सबक सिखाना पड़ेगा. नहीं, क्योंकि वो गिफ्ट चेक था. तुमने किसी को चेक दिया, तुमने उस चेक का स्टॉप पेमेंट कर दिया क्योंकि तुमको पता था फंड्स कम है और ज्यादा बुद्धि दौड़ रहा था. ओ आइला, हम फंसेगा. अगर लिखा हुआ आएगा चेक डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, ओ अब लिखा हुआ आएगा चेक डिसऑनर ड्यू टू स्टॉप पेमेंट,
अपुन तो पेमेंट रुकवाएगा, अपुन तो पेमेंट रुकवाएगा। तो आप खुश हो रहे हैं, अब बच जाएंगे 138 नहीं लगेगा। अब लिखा हुआ आएगा चेक डिसऑनर ड्यू टू स्टॉप पेमेंट। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हर चोर को पता होता है। तो याद रखिए, अब ये स्टॉप पेमेंट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। समझ में आ रहा है नमन कि ये चेक डिसऑनर हुआ है, पर ये माना जाएगा एज इफ इट इज ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, और केस बन सकता है एनआई एक्ट में। तो बच्चा रट लिया, नमन सुबह सुबह उठकर याद कर लिया, स्टॉप पेमेंट में भी केस बनता है, स्टॉप पेमेंट में भी केस बनता है। क्वेश्चन आया, नमन ने महिलाओं के लिए एक एनजीओ को डोनेशन में चेक दिया, नमन ने फंड्स कम थे तो चेक का स्टॉप पेमेंट करवा दिया। क्या नमन के खिलाफ महिलाएं केस कर सकती हैं? इस बार नहीं कर पाएगी। सर आप बोले ना स्टॉप पेमेंट इज इक्विवेलेंट टू डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। कहानी में ट्विस्ट, एनजीओ को जो दे रहे थे वो भी गिफ्ट चेक की तरह ही हो गया ना, चैरिटी है। और यहां पे एक पॉइंट था कि ये चेक कोई लाइबिलिटी के डिस्चार्ज में आपने दिया हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसलिए हमेशा स्टॉप पेमेंट देखकर भी मत हड़बड़ाना। तो मैंने पिछले दिन के ये वाले पोर्शन को थोड़ा आपको वार्म अप सेशन अच्छे से करवाया है। लाइव नहीं चल रहा है? अच्छा एक सेकेंड। ओके नहीं नहीं, मोबाइल से चेक करो, पता चल जाएगा। दिखा दो दीदी को। आइए हम लोग शुरू करेंगे। अभी तक रिवीजन कर रहे हैं बिकॉज कुछ ऐप में प्रॉब्लम है। एक मिनट चेक करते हैं, विल मेक द क्लास लाइव। अच्छा, वो अभी तक रिवीजन चल रहा था। ठीक है, जब तक हम लोग रिवाइज करते हैं। ओके तो चेक डिसऑनर के केसेस सेक्शन 138। ओके तो सीएमए में भी चेक करवा लो, सीएमए में भी कर लेना। हाँ ठीक है, अब तुम चला जाओ। तो ये सारा चीज हम लोग देखा। ये भोलानाथ का एक क्वेश्चन था जहां स्टॉप पेमेंट का क्वेश्चन है। देखो लिखा नीचे मिल रहा है वर्ड स्टॉप, नीचे क्वेश्चन देखो। अभी तक रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आप अगर घर में नहीं पढ़े हो तो भी आप क्लास के दौरान बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस संडे क्लास है तो देयर इज अ चेंज इन माय अनाउंसमेंट व्हिच आई वाज मेकिंग कंटिन्यूअसली इन ऑल वीडियो क्लासेस। इस संडे उठकर आ जाना 10:38 पर। 10:37 विल स्टार्ट। ओके और बड़ा क्लास होगा 1:02 तक। स्टॉप पेमेंट वर्ड मिला आपको? यहां स्टॉप पेमेंट भी क्या माना गया बताइए? डिसऑनर टाइप का केस माना गया है। फुल पेज करो, स्टार्ट रीडिंग। ये क्वेश्चन पहले पूरा 138 एक्सप्लेन किया तुमने, लिखा था स्टेट द लॉ, उस पेज पे जाओ। हाँ हाँ मतलब लिखा था ना एक्शन विल बी टेकन अंडर 138। चेक करिए, मैं आपको इसका एक केस लॉ देता हूं। कुचिल कुमार नंदी वर्सेस मोदी सीमेंट्स का एक केस लॉ था पुराने जमाने में। जस्ट चेक द नेम, अगर मुझे मिल जाता है। आई एम नॉट गेटिंग, आई विल गेट इट। नहीं मिला, 2 जगह लिखा हुआ है। ओके ठीक है, मैं केस लॉ का नाम दूंगा मोदी सीमेंट्स बोलकर कोई केस लॉ है। कुचिल कुमार नंदी वर्सेस मोदी सीमेंट्स, दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। मेन एस्पेक्ट समझ गए आप? ये हम लोग कर चुके थे उस दिन। आज क्या करने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं क्लास। चलिए नीचे एक हेडिंग दिया हुआ है। अच्छा पहले ये नहीं, पहले एक और रिवीजन करवाता हूं जो उस दिन हुआ था। सेक्शन 148 पहले कवर करूंगा। तो अभी तक रिवीजन चल रहा है, नथिंग टू वरी। हाँ मैं आज कराऊंगा, पहले रिवीजन करवा दूं, 148 को पहले समिंग अप कर दूं। या
तो जो एब्सेंट थे वो भी समझ पाए होंगे. व्हेन द चेक इज डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, नंबर 1, द चेक has been issued to discharge any liability, number 2, the check should have been presented within 3 months from the date of issue. It should not be a stale check. सारे पॉइंट्स याद आ रहे हैं ना? तो आइए, what is section 148? हिंदी में ध्यान से सुनिए मेरी बात को. The court trying an offense under 138. सपोज इधर देखो, मैं अमित बच्छावत हूं, मेरे को चेक दिया है, क्या नाम था, संस्कार. संस्कार ने नीचे अपना साइन किया और इसके बैंक से इसने एक चेक काटा है. बैंकर को इंस्ट्रक्शन दिया, पे अमित बच्छावत ₹5 लाख. कितना रुपया? और चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स. संस्कार का दिया हुआ चेक क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है. तो ऐसे सिचुएशन में जब चेक डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, व्हाट विल हैपन, मैं बताता हूं. ऐसे सिचुएशन में जब चेक डिसऑनर हो जाता है, वो ड्रॉवर सिविल केस में जा सकता था. एक चीज बार बार समझो, ड्रॉवर मैं हूं, सॉरी मैं तो, मुझे पेमेंट मिलने वाला है ना, पे ड्रॉवर नहीं जाएगा. पेई जो है वो सिविल केस कर सकता था फाइल, या एनआई एक्ट, दोनों में से एक. तो मैं एनआई एक्ट में गया हूं और मैं कोर्ट को बोल रहा हूं कि देखिए मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत खराब हुआ है. तो आजकल क्या हो गया है सेक्शन 148 में, द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस, जो ट्राइंग मतलब कि जो केस को सुन रहा है, द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर 138 मे ऑर्डर संस्कार, ही इशूड अ चेक टू अमित बच्छावत एंड द चेक वाज डिसऑनर्ड, मे ऑर्डर द ड्रॉवर ऑफ द चेक. लैंग्वेज मिला क्या? चेक के जो ड्रॉवर है उनको ऑर्डर किया जा सकता है. ड्रॉवर को तुम लोग भी राउंड किया, क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं हम ड्रॉवर के अगेंस्ट में? टू पे इंटरिम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट. इंटरिम कंपनसेशन का मतलब क्या है बताओ? कि देखो भैया, केस का डिसीजन तो आता रहेगा, जो भी आएगा आता रहेगा. तुम एक बार 5 लाख का चेक था, 1 लाख रुपया अमित बच्छावत को दो. ओके, द इंटरिम कंपनसेशन, वर्ड देखो ध्यान से, इंटरिम क्या है? ये फाइन नहीं है, ये उस चेक का जो 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक है. मैक्सिमम 20% का ऑर्डर आ सकता है. हो सकता है 5 लाख का चेक था और कोर्ट का ऑर्डर आता है, चलिए भाई एक बार 80,000 रुपया दीजिए. तुम बोलेगा रॉन्ग है सर, आप बोला था 20% का आता है ऑर्डर. मैक्स वर्ड लिखा है, तुम भी नोट्स में, आज घर जाके इसका नोट्स बनाएगा. उस दिन मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मेरी आदत है क्लास को मैं सस्पेंस के साथ खत्म करता हूं ताकि आप अगले दिन जरूर आए. मैक्स 20% ऑफ द चेक अमाउंट, इस पे एमसीक्यू आ जाता है. मिनिमम 20, मैक्सिमम 20, एग्जैक्टली 20%. तो एक बार क्लास किया हुआ होना चाहिए था, या मैक्स नाम का एक शोरूम होता है, टी शर्ट सस्ते मिलते हैं, वहां से आपका खरीदा हुआ होना चाहिए था. मैक्स 20% ऑफ द चेक अमाउंट, 20% ऑफ द चेक अमाउंट इंटरिम कंपनसेशन में ऑर्डर किया जा सकता है. बोलो यहां तक कुछ मिला सबको? एक चेक करिए. हाँ वेरी गुड, लड़का अच्छा पूछा सर, संस्कारी पूछ रहे, टेंशन में आया हुआ है. 1 लाख अगर कोर्ट जी अभी इनको दे दिए और बाद में आप बोलेंगे ये सही है 5 लाख दीजिए, चिंता मत कर, 4 लाख की तुमको और देना पड़ेगा कंपनसेशन. लॉजिक बात है. तुम्हारा इनवॉइस का बिल 40,000 है, तुम अभी 2,000 रुपया एडवांस दे दिया तो बाद में तुमसे वापस 40 लेगा क्या? रिड्यूस्ड अमाउंट ही तो लेगा. तो पहले बैकग्राउंड क्लियर हुआ. इंटरिम कंपनसेशन जो घर से कर रहे हैं विराज एंड अदर्स, इंटरिम कंपनसेशन मैक्सिमम 20% ऑफ द चेक अमाउंट. कोई प्रॉब्लम है? मैक्स को कुछ किया आपने? इतना बोलने के बाद भी घर वाले बच्चे लोग नहीं लिख रहे हैं. नेक्स्ट, सर आपको क्या लगता है ये संस्कार ऐसा लड़का अमित बच्छावत को दे देगा ऑर्डर आने के बाद भी? देना पड़ेगा इस बार. 60 दिन के अंदर ये इंटरिम कंपनसेशन पे हो जाना चाहिए था. और कोई कारण से अगर कोई जेन्युइन रीजन हुआ, सफिशिएंट कॉज हुआ, 60 दिन के अंदर अगर नहीं पे हुआ तो ये नेक्स्ट 30 डेज के अंदर सफिशिएंट कॉज साबित करके इसको और पेमेंट टाइम मिल सकता है पेमेंट के लिए. बोलो 60 + 30 दिख रहा है आपको अपने अपने किताबों में? तो आज घर जाके क्या करोगे, इसको इजी इजी बनाओगे. इंटरिम कंपनसेशन कैन बी, मैक्स का इंक अलग चेक करो, अलग बनाओगे. ये सब बहुत जरूरी होता है. तुम लोगों को स्कूल में सिखाया नहीं ना इंक चेंज वेंज करना, पता है? आज ही मैं अपने बेटे को भी सिखा रहा था कि इंक चेंज करो, उसका बहुत मतलब इंपॉर्टेंस होता है. वरना क्या होता है, बचपन में तुम लोग एक ही लाइन से अंडरलाइन कर लेते थे, जब बेचारा अंडरलाइन नहीं था तो भी तो सेम ही था. तो व्हाट इज द यूज ऑफ नॉट ऑफ अंडरलाइनिंग इन द सेम इंक?
मैक्स अगर नहीं दिखेगा तुमको रिवीजन के समय, बस में, टैक्सी, गाड़ी में जाते वक्त, तो उसका इंपॉर्टेंस याद नहीं रहेगा। मैक्स याद रखना, इसलिए कुछ खरीद के लाओ मैक्स नाम के शोरूम से तो याद रहेगा मैक्स। सेक्शन 148 में सर मैक्स में शोरूम में जाने बोले थे, शोरूम है मैक्स बोल के, सिटी सेंटर 1 में भी है। द इंटरिम कंपनसेशन पे करने का टाइम मिल गया। सर एक बात बताइए, अब दो सिचुएशन हो सकता है। संस्कार, ये ड्रॉवर है जो मेरे को चेक दिया था, बार बार समझ में आ रहा है। पेईज अमित बच्छावत, मैंने आप बहुत कैची नेम लिया, अमित बच्छावत को जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हो? एहसान फरामोशो। तो देखिए, इफ द ड्रॉवर ऑफ द चेक इज एक्विटेड, मतलब अगर संस्कार बेगुनाह निर्धारित हुआ, तो ये तो हाथों हाथ एक्साइटेड हो रहा है। और कल को हम सही निकले, इनका 5 लाख निकलता ही नहीं था, हमारा इनवॉइस में भूल था, हम इसलिए तो चेक का डिसऑनर करवाए थे, तो मेरा क्या होगा? बोला आवाज नीचे, तुम इस 1 लाख को रो रहे हो, वो पार्टी तुमको वापस दे देगा। कितना टाइम के अंदर देगा? आवाज नीचे, 60 दिन के अंदर दे देगा। और उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो आवाज नीचे, 30 दिन जैसे तुमको एक्स्ट्रा मिला था उसको भी मिलेगा। और हमरा ब्याज का क्या होगा? बनिया बुद्धि लगा दिया, हमरा ब्याज का क्या होगा रे? ब्याज प्याज सब मिलेगा तेरे को। जैसे किस रेट पे ब्याज मिलेगा सर? लिखा हुआ है, पढ़ के देख। ऐसे पढ़ना लॉ को अगर इस तरह पढ़ रहा है ना, लॉ टैक्स भी बार बार बोल रहा है, टैक्स भी अगर घर में इस टाइप से कोई पढ़ रहा है ना, इफ द ड्रॉवर इज एक्विटेड कॉमा द कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रिपे टू द ड्रॉवर। पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अपना केस समझो कि कल को बेटा आरोपित नहीं घोषित हुआ और बाइज्जत बरी हो गया। एक्विटेड का मतलब है रिलीज, पर एग्जाम में गंदा लगता है सब वर्ड, रिलीज। कई लोग और लिख देता फ्री, द ड्रॉवर इज फ्रीड। स्लेव था क्या रे? एक्विटेड इज अ कोर्ट का वर्ड, स्पेलिंग देख लेना वरना अजीब अजीब वर्ड लिखोगे। एक्विटेड, डबल टी। बैंक रेट जो आरबीआई बिगनिंग में यूज अनाउंस करता है उसके साथ मिलेगा। और एक बताओ, और अगर एक लॉजिक बताओ, इफ द ड्रॉवर इज कन्विक्टेड तो ये रिमेनिंग अमाउंट और देगा। सिंपल नहीं, उसके लिए वैसा कुछ नहीं लिखा है। रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो देगा वो। द इंटरिम कंपनसेशन विल बी रिकवर्ड एज इफ इट इज अ फाइन अंडर द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। इस कंपनसेशन को फाइन की तरह रिकवर किया जाता है अंडर सीआरपीसी। तो एक बात बताऊं, एनआई एक्ट का जो केस होता है ना 138 का, बच्चा लोग स्टॉप राइटिंग। एनआई एक्ट का जो केस है ना, सेक्शन नंबर बहुत फेमस है ये वाला 138, अरे इनसफिशिएंसी, ये ना क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट किया जाता है। एक बार मेरे खिलाफ हो गया था, सर मार लेते क्या पैसा आप? नहीं, मेरा एक टेलीफोन नंबर था, आज भी याद है नंबर, उस जमाने में था 23072594 लैंडलाइन। मेरे एक अंकल है, उनका नाम है अमिताभ बच्छावत। आपने कलकत्ता में सुना होगा, बहुत फेमस आर्ट गैलरी, आकृति आर्ट गैलरी, जेवियर्स के बैक गेट पर एक बड़ा सा, वो उनका है। तो उनका और मेरा टेलीफोन कनेक्शन, उनका मेरा 54 कुछ था, उनका 55 था, और उनका उस समय यूरोप और ये सब में उनका एक्सपोर्ट होता था। तो भूल से उनका बिल मेरे को दे दिया 1,15,000 का। टेलीफोन लगा और पहला बिल आया, और हम लोग नहीं दिए पेमेंट। कौन देगा भैया 1 लाख का बिल? हम कोई से बात ही नहीं करते थे, मतलब ना घर पे कोई करता था कोई से इतना लंबा बात। हाँ, मेरे उनका कजन अंकल, पापा के फर्स्ट कजन है, अमिताभ बच्छावत है वो, हम अमित बच्छावत है। और नंबर इंस्टॉलेशन फोन एक ही दिन हुआ बिल्डिंग में, तो जस्ट सक्सीडिंग फोन नंबर्स थे, तो कुछ कारण से इधर का बिल उधर आ गया, उधर का इधर चला गया। हम रेस्ट कर रहा था, नारायण बोल के एक स्टाफ था, सर आपका एक नोटिस आया है। हम लोग पढ़ो ना यार, हम रेस्ट कर रहा था, आंख बंद किया हुआ था। इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन सो एंड सो डेज, जो हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, वो पढ़ नहीं पा रहा था, इंग्लिश उतना आता नहीं था उसको, शंकुदा टाइप का था, फिर भी कोशिश कर रहा था पढ़ने का। फिर हम एक बार तो खुश हुआ, अरे वाह जो पढ़ाते हैं वो मेरे साथ खुद हो रहा है। हम सेंटेंस कंप्लीट कर दिए। द एक्शन विल बी टेकन इफ द पेमेंट इज नॉट पेड विद 15 डेज, एक्शन विल बी टेकन अंडर सेक्शन 138। सर आपको दिखता है इतना दूर से भी? हम बोला एनआई एक्ट हम पढ़ाता है। फिर याद आया अपने ऊपर लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स वी वन द केस बिकॉज हमारा अमाउंट था ही नहीं वो, तो उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया। हमारा बिल फिर 700-800 रुपया का आया था, वी पेड। ओके, बहुत पहले की बात है, साल 1999 के आसपास का। तो डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसा होता है। तो अगर वैसे उस समय ये सब सेक्शन नहीं था, तुम लोग बोलोगे सर उन लोग अगर इंटरिम कंपनसेशन, ये अभी जुड़ा है 2017 में, शायद साल भूल गया एग्जैक्ट अमाउंट, 17 या 18 में जुड़ा है।
तो आप मेरी बात समझ गए। इंटरिम कंपनसेशन, ये पूरा एनआई एक्ट का मामला है ना, सीआरपीसी क्रिमिनल मैटर का केस की तरह ट्रीट किया जाता है। चेक का डिसऑनर बहुत बड़ा बात है। वैसे आज सुबह ही मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीएस करके एलएलबी प्रैक्टिस करने के बाद लॉयर बन गए। हम उन लोगों को पूछा आजकल क्या सिचुएशन है, इस टाइप के मैटर्स कितने दिन में आता है। आज ऐसे फोन किया, हम देख क्लास में थोड़ा चमकाएं बताएं, तो बोला सर हंसता है, वो आता ही नहीं है। इन लोग लाया क्यों था एनआई एक्ट को? जजमेंट जल्दी जल्दी आए, ये चेक डिसऑनर के। पर इंडिया है ये, बुक में बहुत कुछ जल्दी जल्दी आ गया, पर आज भी एनआई एक्ट के मैटर्स का भी वही हालत है जो सिविल मैटर का था। सर तुम्हारा होता ना, एक अंकल का सुनने में आया था केस, और अब वो भाग गए अपना घर से, बुआ जी के घर चले गए थे। वो फिर जब जो पार्टी था पुलिस का सोर्स लगा पाता है ना सीआरपीसी में, उनका मैटर जल्दी भरता है। जिनके पास क्रिमिनल वकील और पुलिस का सोर्स नहीं है, उनका मैटर बुक्स में रहता है। ये सब तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है। डोंट आस्क मी सिली क्वेश्चन, नथिंग हैज एक्सचेंज्ड, इट्स स्टिल द सेम आफ्टर इयर्स, ये सब तुमको नहीं लिखना है। पर तुम मैटर समझ गए? एक मिनट, what is the matter? इधर आओ। The court trying the offense may order that the drawer of the check Sanskar has to pay Amit Bachawat, the payee of the check, interim compensation of max। किस शोरूम में जाते हैं सर? मैक्स से खरीदेंगे आज से हम सब। मैक्स 20% of the amount of the check, later on it will be reduced from the amount of the check। ये सबसे पहले आपको जानने का मन करता था ना। If the draw and he has to pay within 60 days from the date of order, पूरा देखो, और विद इन एक्सटेंडेड पीरियड मैक्स 30 days इफ द कोर्ट अलाउज। वहां जिद मत करना, 30 days दीजिए तो एक्स्ट्रा। कोर्ट इज सेइंग नो सॉरी वी आर नॉट गिविंग, बजाज सर टोल्ड यू हैव टू गिव। अरे यार मेरा नाम क्यों घसीट रहे हो? वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है केस को स्टडी करने के बाद। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर ड्रॉवर एक्विटेड हो गया तो ऐसा ऐसा होगा, और ये रिकवरी कैसे होगा? सीआरपीसी, इस पे एमसीक्यू दे देगा। इंटरिम कंपनसेशन इज रिकवर्ड एज इफ इट इज अ फाइन अंडर सिविल प्रोसीड्यूर, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, अंडर इनकम टैक्स एक्ट। और कई लोग का टैक्स फेवरेट सब्जेक्ट हुआ इन दिनों, टैक्स को टिक कर। नो, सीआरपीसी के अंदर इसका रिकवरी होगा। एक लाइन और आया था, आपको पढ़ने नहीं दिया मैंने। The court trying an offense may order the drawer to pay interim compensation to the complainant। complainant कौन हो गया बताओ? payee। इन अ समरी ट्रायल भी ऑर्डर कर सकता है, समझाऊंगा मतलब। इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। सर ये लाइन का मतलब क्या है? वैसे तो इस एग्जाम में नहीं आएगा, पर समझो। ओके, आप सीआरपीसी अगर सीएस का कोर्स भी कर रहे हो, मेरे बहुत सारे रैंक होल्डर्स आज तक सीए सीएस दोनों करते थे, पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है, 2 डिग्री मिल जाती है। तो इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, पता है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में एक कॉन्सेप्ट होता है समरी ट्रायल्स का। सर ट्रायल मतलब क्या होता है? कपड़ा का? नहीं, ट्रायल इन द कोर्ट का मतलब है आपकी कोर्ट में हियरिंग हो रही है, अगर रफ लैंग्वेज में बोलो, कोर्ट दोनों पार्टियों को सुन रहा है, दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। तो समरी ट्रायल नाम से पता चल गया, छोटे मोटे गुनाह जब होते हैं ना तब समरी ट्रायल होता है, उसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट और लिखना नहीं पड़ता है। रेगुलर ट्रायल जो आप पिक्चरों में नहीं देखते हैं, जॉनी एलएलबी 2 एक पिक्चर देखा था क्या? या वीर ज़ारा एक मूवी देखा था क्या? शाहरुख खान रानी मुखर्जी, नहीं देखा वीर ज़ारा? देखना, अच्छा है, तुम कुछ एजुकेशनल मूवीज दे देंगे वही देखना सिर्फ। तो देखिए, तो समरी ट्रायल छोटे मोटे गुनाहों के लिए होता है, और जहां पे पार्टी ऑलरेडी मतलब कोर्ट को साफ दिख रहा है इसमें डिसीजन क्या आएगा, तो बोलते हैं समरी ट्रायल्स में भी आपके ये वाले ऑर्डर्स आ सकते हैं, बाकी केसेस में भी आ सकते हैं। बाकी केसेस में कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन ऑर्डर कब करेगा? जब एक चार्ज शीट बनता है। बाकी कोई भी क्रिमिनल केस में ना एक चार्ज शीट रेडी किया जाता है। तो इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब है व्हेन द चार्ज शीट इज मेड रेडी, तब ये ऑर्डर किया जाता है। इन समरी ट्रायल्स और इन अ समन केस, तुम अभी नहीं समझ पाओगे, मैंने आइडिया दे दिया, दोनों सीआरपीसी चैप्टर के अंदर होता है। वेयर द ऑपोजिट पार्टी रोता रहता है, हम नहीं किए कुछ, मेरा गलती नहीं है, ये चेक का अमाउंट मेरे को नहीं देना पड़ेगा। पर कोर्ट क्या बोलता है पता है? देख है, ठीक है बाद में देख लेंगे, तुम अभी दो 20%, पर हम नहीं किए, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा रिफंड हो जाएगा। वो अगर गलत साबित नहीं हुए तो वो पार्टी तुमको रिफंड कर देगा 60 दिन के अंदर, एक्सटेंडेड 30 डेज के अंदर। कौन सा बाबू? हाँ, ही मतलब ड्रॉवर, जिसको पेमेंट करना था वो तो यही बोलेगा ना, हम तो गलती नहीं किए, हम गिल्टी नहीं है। तो उस लाइन को लेकर चक्कर में मत आना, ज्यादा इसको लेकर टेंशन में मत आना। अपना मेन क्रक्स क्या है बताओ? आखिरी बार अगर पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन बनाओ ना कॉपी में, क्योंकि वहां तुम नहीं बनाएगा, हम जानता है तुम नहीं बनाएगा, हम सब जानता है। लिखो,
नेक्स्ट क्लास सैटरडे है 9:12 पे चालू करूंगा, फिर संडे 10:35 पे। अगले थर्सडे मत आना, ये अनाउंसमेंट अब पहले से बोल रहा हूं। मैं अगले थर्सडे रात को लौटूंगा, तो अगले थर्सडे मत आना शहर में, मतलब इस सेंटर पर, इस क्लासरूम में। लिख लीजिए, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू, डिस्कस द प्रोविजंस relating to interim compensation। और ये कंपनसेशन मिलता किसको है? ड्रॉवर ऑफ द चेक को मिलता है ना, सॉरी किसको मिलता है? टू द पेई ऑफ द चेक। इंक जानबूझ के चेंज करना ताकि क्लैरिटी रहे। अंडर एनआई एक्ट, दिखता है स्क्रीन? Discuss the provisions relating to interim compensation to the payee of the check under NI Act। Language लिख लीजिए। Discuss the provisions relating to interim compensation to the payee of the check under NI Act। NI Act के अंदर, are you understanding? Discuss the provisions relating to interim compensation to the payee of the check under NI Act। नहीं, तुम बस लिखेगा in a summary trial order कब आता है? When the opposite party says he is not guilty। In any other regular trials, when the charge sheet is made ready। नहीं लिखने से भी चलेगा, मेन काम अपना यहां से है। हम करवा दिया, बाई चांस कोई के मन में आए सर एक लाइन नहीं पढ़ा है, तो भैया हम एक लाइन के लिए बुरा क्यों बने। सीआरपीसी तुम लोग जानते नहीं हो, सीए के सिलेबस में है नहीं, सीएमए के है नहीं। सीएस वाले लोग जब सीआरपीसी मेरे से जूरिस्प्रूडेंस नाम के सब्जेक्ट में करते हैं, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीड्यूर। ओके, अभी तक उन्होंने मेरे से सिविल किया है, सीएस वालों लोग ने भी। बोलो यहां तक ओके? तो अभी पिछला क्लास को ही मैं एक्सपैंड कर रहा था एंडिंग फेज को। अब जैसे यहां पे एक एग्जांपल देखो, मैंने क्या बताया आपको, लुक एट द स्क्रीन्स। यही था, यहां तक लिखा था अपने पिछले क्लास में। ये 2 लाइंस याद है? पूरे बैच को पिछले क्लास में हमने लिखा था। सपोज 5 लाख का चेक है, तो बाद में मेरे को कितना देना पड़ेगा? 5 माइनस 4 देना पड़ेगा। सिंपल है। अगर हम हार गया केस, वो आदमी जो चेक काटा था, संस्कार हार गया, और अगर मैं हार गया संस्कार, तब मैं दूंगा संस्कार को वो 1 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट एट द प्राइम लेंडिंग रेट, जो आरबीआई साल के बिगिनिंग में अनाउंस करता है। जगह छोड़ देना 10 लाइन इसको समझा के, आज लिख लेना, अच्छा रहेगा। आओ नेक्स्ट पेज में। अब क्या हो रहा है, प्लीज मेरी बात सुनो। अब मेरी बात वापस सुनो एवरीवन इन द बैच। अपील बाय द ड्रॉवर अगेंस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर, ऐसा लाइन मिल रहा है लिखा हुआ। अपील बाय द ड्रॉवर अगेंस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर। अब सपोज संस्कार को बोला गया, क्या बोला गया? ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट। संस्कार को कोर्ट ने इंटरिम कंपनसेशन ऑर्डर किया था, कितना रुपया? 1 लाख रुपीज। 1 लाख कैसे आया था? 20% ऑफ दैट 5 लाख चेक अमाउंट। बहुत बार रिपीट किया हो ताकि बाई चांस घर में कोई बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, छोटे बच्चे आपके घर में हो तो भी प्रॉब्लम नहीं हो। फिर अब नेक्स्ट आवाज सुन लीजिए। 20% ऑफ 5 लाख संस्कार को बोला गया। अब संस्कार इस इंटरिम कंपनसेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना चाहता है। संस्कार क्या अपील करना चाहता है? नो, I will not pay this. I am not happy with this order. You cannot pass this order. ये एक हायर कोर्ट के पास जाके क्या करना चाहता है? अपील। तो हायर कोर्ट बोलता है ठीक है अपील कर दीजिए, आपको इतना प्रॉब्लम है तो, बट मिनिमम जमा दीजिए। मिनिमम क्या जमा दीजिए? 20% ऑफ द फाइन और कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। आपको 20% अमाउंट जमा देना पड़ेगा, जो भी आपको ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। ओ नो, ये दूसरा चीज है, देखो देखो पूरा पूरा। इन एन अपील बाय द ड्रॉअर, रुको, इन एन अपील बाय द ड्रॉअर अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर 138। ओ फाइनली, पहले तुमने इंटरिम कंपनसेशन 1 लाख दिया, अब वहां से ऑर्डर आ गया, देखो चलो 10 लाख दीजिए, फाइन भी तो लगेगा ना तुम्हारे ऊपर। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक्चुअली ये फिगर को थोड़ा चेंज करता हूं। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। इसमें एक्चुअली 2 टाइप के व्यूज आते हैं, मैं अपना व्यू यूज करूंगा। यहां तक पहुंचे हो तुम लोग? कितना देने बोला गया? ये 10 लाख कैसे आया? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक।
ठीक है, पिछले एग्जांपल को मॉडिफाई कर रहा हूं, काट देना, बिकॉज वो जो व्यू मैं दे रहा था वो कई लोग उसको यूज करते हैं, बट इस बार मैं और एक इजी व्यू ला रहा हूं। अभी कॉपी मत करना, 2 मिनट रुक जाओ, बाई चांस मैं अपने एग्जाम्पल में फिगर्स चेंज कर दूं फिर से। यहां तक सबको पहुंचे, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक तक सब पहुंचे। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो कोर्ट क्या बोलता है पता है, कि अगर तुमको अपील करना है तो तुमको पहले 20% ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 10 लाख रुपया का 20%, दैट इज 10 लाख रुपया का 20%, यानी 2 लाख रुपीज तुमको डिपॉजिट करना पड़ेगा बिफोर अपील। आई थिंक दिस इज अ बेटर व्यू, कि 20% तुमको 10 लाख का डिपॉजिट करना पड़ेगा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक बोल रहा था ना एनआई एक्ट के अंदर। बट एनआई एक्ट में अगर अपील करना चाहते हैं, फाइनल ऑर्डर मेरे खिलाफ 10 का आया है, ऐ सुनो, अगर 10 का आया है मेरे खिलाफ फाइनल फाइन का अमाउंट, तो हम 10 नहीं देगा, हम 9 देगा। बताओ कैसे? 1 लाख मेरा दिया हुआ एडवांस, हम अब नया कैलकुलेशन सिखा रहे हैं आपको जो बेटर और ज्यादा अप्रोप्रिएट है। 2 तरीके से उसका सोल्यूशन होता है। कई ऑथर्स, मतलब इस पे डिबेट चलता है, उन लोग क्या कर रहे हैं, फाइन को अलग मान रहे हैं, अमाउंट ऑफ चेक को अलग मान रहे हैं, बट दैट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ लॉ। लुक हियर एवरीवन, पहले तुमको 5 लाख कैसे है सबको पता है, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, चेक अमाउंट इज हाउ मच, 5 लाख, तो तुमको ट्वाइस देना था, तुम्हारा 1 लाख दिया हुआ है। पर अपील कैलकुलेट कैसे होता है वो इन लोग बता रहे हैं। अपील विल बी कैलकुलेटेड इन दिस वे, कि अब जो तुम्हारा आया है ऑर्डर, उसका 20% यानी कि 2 लाख रुपया तुमको अपील करने के पहले क्या करना होगा, डिपॉजिट। 2 लाख रुपीज यू हैव टू डिपॉजिट बिफोर द अपील। पता कौन सा? नमन, नमन कौन सा नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, तभी तो केस एनआई एक्ट में बनता है। एनआई एक्ट का केस तभी तो 138 लिखा था, कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर 138। 138 लग गया मतलब कि तुमने वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया। द फर्स्ट लाइन, द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर 138 मे ऑर्डर द ड्रॉवर। 138 चालू का वो, इसलिए मैंने आज रिवाइज करवाया था। हाउ डिड 138 कम इन टू पिक्चर? चेक डिसऑनर होते नहीं होता है, डिसऑनर हुआ, तुमको तुम्हारे बैंक से खबर मिला कि तुम्हारा जमा दिया हुआ चेक डिसऑनर हुआ है, तुम 30 दिन के अंदर उस ड्रॉवर को नोटिस दो, ड्रॉवर 15 दिन के अंदर तुमको पेमेंट करेगा। अब याद आया? तो लुक हियर व्हाट हैपेंड। नहीं नहीं नहीं, उसको भी अब बॉर्डर एंगल से होगा, पार्टी को ही जाएगा, वो हटा दो, प्रैक्टिकल यही है। आज भी मैंने लॉयर लोग से सुबह बात की है, अंडरस्टूड? तो लुक हियर, पार्टी को जा रहा है, फाइन जो है वो पार्टी को ही जा रहा है, तब एनआई का केस शुरू हो जाता है ना। नहीं, कोर्ट हियरिंग में डिसाइड करेगा ट्वाइस देना है या वंस देना है। अप टू ट्वाइस था, और तो मैं, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ट्वाइस देख रहे हैं, तुम लोग को मैथ्स में अच्छा लगता है ना, 5 × 2 10। कोर्ट के ऊपर फ्लैट ट्वाइस नहीं है। तो इधर आओ, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, नहीं अभी भी रॉन्ग, वापस सुनो। मेरे को चेक मिला, डिसऑनर हो गया, फंड्स का कमी था इस बदमाश लड़का के, हम इसको नोटिस दिया मेरे बैंक से मिलने के बाद, खबर 30 दिन के अंदर, ये पेमेंट नहीं कर रहा है, 15 दिन के अंदर, 15 दिन खत्म हुआ। अब हम एनआई एक्ट का सेक्शन 138 का केस फाइल कर दिया, ठीक है, केस फाइल तो हो गया, पर अब हम थोड़े दिन बाद वापस कोर्ट को जाके बोलता है, आप लोग को बहुत लंबा टाइम लगेगा लगता है, एक बार मेरे को इंटरिम कंपनसेशन दिलवा दीजिए ना, और कोर्ट को भी अगर उचित लगता है तब कोर्ट ऑर्डर करता है कि 20% ऑफ 5 लाख जमा दे दीजिए, अमित बच्छावत को कंपनसेट कर दीजिए, और बाकी अगर फाइनल आप और आरोपी घोषित होते हैं तो 4 लाख और दे दीजिएगा। अब समझ में आया? एनआई एक्ट का 138 का पहले केस शुरू होगा, केस के दौरान अगर आप जाके रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को, कोर्ट में ऑर्डर कि इंटरिम अमाउंट दे दीजिए, बेचारे के पास कुछ तो लिक्विड पहुंच जाए। 1 मिनट पहले नमन बोलो, जोर से बोलो। डिविडेंड है, अकाउंट्स क्लास है। हाँ, इंटरिम कंपनसेशन मांगा, वो अभी से इंटरिम कंपनसेशन मांगा, ठीक है, इंटरिम कंपनसेशन मांगा, 1 लाख मिल गया ना। कोर्ट का फाइनल हियरिंग 138 का होते होते आया कि 10 लाख दो फाइन, क्योंकि तुम्हारे मन में एकदम भी सॉरी नहीं है, पश्चाताप की भावना नहीं है, 10 लाख दो अब। तो अब 10 लाख का ऑर्डर तुमको अच्छा नहीं लगा, अब तुम जा रहा है अपील करने, तो अपील करने के पहले 20% ऑफ दैट फाइन फिगर हैज टू बी डिपॉजिटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? अब आइए, हाँ
हाँ, कोर्ट एक ऑर्डर पास किया है कि 5 लाख की जगह तुम उसको अब 10 लाख दो, चलो उस आदमी को बहुत नुकसान हुआ है तुम्हारे कारण, वो कोर्ट को जो भी लगाओ, ऑफ कोर्स वैसा इन मैलाफाइड इंटेंशन है, तभी तो कोर्ट बड़ा अमाउंट लगा रहा है। ओके, अब हाँ, तो अब तुम अपील करने जा रहे इस 10 लाख के ऑर्डर के अगेंस्ट में कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस 10 लाख, बोलो। नौ और देना पड़ेगा, आएगा भी लिखा हुआ, देखो, इन एन अपील बाय द ड्रॉवर अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर 138, यानी फाइनल डिसीजन संस्कार के खिलाफ आया है, कन्विक्टेड घोषित हुआ है, समझ में आ रहा है? इफ संस्कार इज कन्विक्टेड देन ही विल फाइल एन अपील, बट द appellant कोर्ट विल से फर्स्ट डिपॉजिटेड मिनिमम 20% ऑफ दैट फाइन अमाउंट, आप 20% ऑफ दैट 10 लाख जमा कर दीजिए। अब तुम क्या बोलेगा पता है, हमारा तो ऑलरेडी 1 लाख जमा दिया हुआ है, तो हम वो माइनस करके दे देते हैं। बोला नहीं नहीं, वो आप दिए थे जमा पार्टी को, वो गया, अभी आप मेरे पास कोर्ट के पास जमा दे दीजिए 20% ऑफ द फाइन अमाउंट, वरना ज्यादा ही मैथ्स जानता था ना, मेरा तो 1 लाख वैसे दिया हुआ है और अभी आप चलिए बोलते हैं 2 लाख देने ना, हम 2 लाख माइनस 1 लाख दे देते हैं। लिखा है द अमाउंट पेबल अंडर दिस सब सेक्शन विल बी इन एडिशन टू एनी इंटरिम कंपनसेशन पेड बाय द एपिलेंट। उसके अलावा तुम्हारा सीधा 20% ऑफ द फाइन अमाउंट हो रहा है, इस बार चेक अमाउंट नहीं है। अब एमसीक्यू में फिर आ गया, while appealing dash percentage has to be deposited with the appellate court, चेक अमाउंट नहीं है, फाइन अमाउंट जो फाइनल ऑर्डर में आ रहा है 138 का, उसका 20% जमा देना है, फाइन लिखना, फाइन अमाउंट 20%, और दिस इज इन एडिशन। कंफ्यूज करेगा पेपर में, वो तो बोल रहा है मेरा ऑलरेडी 1 लाख दिया हुआ, वो 1 लाख तो किसको गया था, ड्रॉवर को, ये 20% ड्रॉवर को नहीं जा रहा है कोर्ट। और ये तरीका होता है, आप जीएसटी में भी पढ़ोगे, जीएसटी नाम सुने हो सिलेबस में, उसमें भी जब कोई अपील वपील करने जाता है तो अपीलेट अथॉरिटी बोलता है मेरे पास 40% जमा दो, 60% जमा दो, 50% जमा दो, ताकि आप कोर्ट का टाइम तो खोटी नहीं कर रहे हैं, तो आपसे एक जमा ले लेता है। ठीक है, आगे देखो, द अमाउंट कितना दिन के अंदर जमा देना है हमको, ये अगर ये अपील करना है तो 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, सेम लैंग्वेज, या फर्दर पीरियड मैक्सिमम 30 डेज, अगर कोई सफिशिएंट कॉस्ट शो कर दिया जाता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। बोलो हाँ या ना इस सेक्शन के लिए, हमेशा नहीं। अपीलेट कोर्ट का मन बहुत बड़ा है, क्या किया, इट मे रिलीज द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द अपीलेंट, ओके, टू द कंप्लेनेंट। वाह, वो 2 लाख हम कोर्ट के पास जमा दिए थे, पर अपीलेट कोर्ट चाहे तो, कंपल्सरी नहीं है, उसको लगता है कि अमित बच्चा बहुत दुखी है, अब ये 2 लाख भी रखिए ना, वहां से आया हुआ एक बार का, तो एक बार आप रख लीजिए। इट मे डायरेक्ट द रिलीज, पिछली बार कंपल्सरी था, हम जो इंटरिम कंपनसेशन ऑर्डर कोर्ट को दिए थे, कोर्ट किसको हैंड ओवर कर देता है, ड्रॉवर को। इस बार चाहे तो मेरे को दे सकता है या भी अपने पास रखेगा, बाद में रिलीज करेगा। बेसिकली ये कोर्ट नहीं खा जा रहा है 2 लाख रुपया, तुम लोग तो सीधा कोर्ट को गाली भी दे रहा होगा, भाई एक जज लोग का कमाई अच्छा है रे, ये रख के रखा है अमानत की तरह इस केस के बाबत में, पर हम बोलते हैं अगर हम चाहें तो रिलीज भी कर सकते हैं। ड्रॉवर को नहीं, ड्रॉवर को नहीं, कंप्लेनेंट पेई को, अमित बच्छावत को देगा, इसको क्यों देगा, ये तो चोर है। इफ द एपिलेंट इज एक्विटेड, मतलब सुनो मजेदार बात, संस्कार अपील किया था ना कि ये मेरे ऊपर मत लगाइए इतना बड़ा अमाउंट, ये बाइज्जत बरी हो गया। कोर्ट शैल डायरेक्ट अमित बच्छावत टू रिपे टू संस्कार विद इन 60 डेज विथ इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट के साथ, बैंक रेट के साथ, या 30 डेज के अंदर, सेम चीज हो रहा है। अगर लॉजिक लगा लेना, अगर ये अगर रिलीज हो जाएगा तो इसको वापस मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी, दोनों, वो भी इंटरिम कंपनसेशन भी। हाँ, क्योंकि तो आरोपी घोषित हुआ ही नहीं ना, ये तो बाइज्जत बरी, और एक्विटेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या अमाउंट का डिफरेंस, कैसा, ये इंटरेस्ट के साथ हम इसको देंगे क्यों नहीं हुआ वैलिड, हाँ वो सिविल मैटर है, वो दूसरा मैटर है। यहाँ पे नॉर्मल प्लेन सिनेरियो है कि तुम्हारा चेक का अगर कोई डिसीजन आता है तुमको वापस पेमेंट मिल जाएगा, बिकॉज अमित बच्छावत का गलती था, संस्कार क्या है,
एक्विटेड। हम्म, यस, ड्रॉवर अगर कोई जो पेमेंट किया इंटरिम कंपनसेशन या एपिलेट का अमाउंट, वो उसको सब वापस मिल जाएगा। और लिखा है द अमाउंट ऑफ फाइन शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन। वो तुम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, मेरा अब ये वाला फिगर सही है बिल्कुल। आइए मैं एक व्हाइट पेज लेता हूं तुम लोग को कंफर्ट देने के लिए। लुक एट द स्क्रीन्स। कैसे दूं कंफर्ट, चेक करने दो मेरे पास कुछ है क्या व्हाइट पेज। एक सेकंड, कहीं था। देखो सब, मैं एक स्टूडेंट हूं तुम्हारी तरह, ठीक है, सिंपल चीज है। तुम लोग इतना डर गया है सेंटेंस को लेकर, कुछ है ही नहीं। अगर हम लिखेगा तुम लोग से, मेरा फिंगर मूवमेंट देखो, बाद में फोटो ग्रुप में डाल देगा। कोर्ट में ऑर्डर द ड्रॉवर, बताओ कुछ गलत लिखा, ऑफ द चेक टू पे इंटरिम, ऐसे तुमको भी घर में लिखना था, कंपनसेशन। तुम बताना कुछ गलत है क्या। नहीं कुछ नहीं, हम शॉर्ट पहले इजी लैंग्वेज दे रहा ताकि 5 में 4.5 आ जाए। जिसको 5 में 5 चाहिए वो सब लाइन भी याद करेगा समरी ट्रायल, बट आई थिंक नन ऑफ यू आर सो ग्रीडी। पहले 4.5 में आओ, फिर वो भी पॉलिश करवा देते हैं। द कोर्ट में ऑर्डर ड्रॉवर ऑफ द चेक टू पे इंटरिम कंपनसेशन टू द ड्रॉवर, सॉरी, टू द पे, ड्रॉई तो बैंक होता है। एकदम इजी लैंग्वेज, हाथ से लिखना बहुत जरूरी है, समझ करके एक बार। ये मैं कंपनी लॉ में इतना हाथ से नहीं लिखवाता हूं, वहां कुछ है ही नहीं हाथ से लिखने का, वो बहुत इजी पोर्शंस होते हैं जो अभी सारे फ्रेंड्स पढ़ रहे होंगे। ये वाला पोर्शन ही टफ पोर्शन है। कंपनी लॉ इज वेरी सिंपल, ओ आर एस आर ओ आर आर को फाइल करो, जय भारत। उसमें नोट्स भी नहीं बनवाऊंगा क्योंकि बुक ऑलरेडी बहुत समरी फॉर्मेट में अच्छी बनी हुई है। ये वाले में इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है और इसी में मार्क्स कम आता है। तो इट मे ऑर्डर द ड्रॉवर टू पे इंटरिम कंपनसेशन मैक्स, कितना परसेंट देने बोल रहा है, 20%, क्या चीज का, ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक। अभी कॉपी मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बोलो यहां कोई प्रॉब्लम हुआ। और ये जो पे करना होगा, देखो मैं कैसे कैसे एरो निकालेगा आपके लिए आज। बहुत धीरे लग रहा है ये, कोई मिनट। विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, ताकि तुम्हारा वो लैंग्वेज भी पूरा आ जाए, प्लस एक्सटेंडेड 30 डेज, extended 30 days if sufficient cause shown। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को भी। अभी नहीं लिख सकते हो तुम लोग, पहले मेरे साथ फील करो इस चीज को। तुम लोग सेंटेंस का लेंथ देख कर डर गया था, एक बार इन्फ्रेंस ड्रॉ किया, कोई प्रॉब्लम हुआ, रुक जाइए। उसके बाद सर नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है, इफ द ड्रॉवर, कौन है, संस्कार जो अमित बच्छावत को चेक दिया था, 2 केस होगा, कन्विक्टेड, एक्विटेड। अगर वो एक्विटेड हो गया देन क्या होगा बताइए, पे टू रिटर्न द अमाउंट, कौन सा अमाउंट, 20% ऑफ चेक अमाउंट जो मिला था, कितना दिन के अंदर रिटर्न करेगा, 60 डेज प्लस एक्सटेंडेड 30, सेम है ना ऊपर की तरफ, विथ इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेगा, विथ बैंक रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वो जो लाइन था ना, ऐसे तुमको भी अनाउंस बाय आरबीआई एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्राइम लेंडिंग रेट बोलते हैं। एंड इफ द ड्रॉवर इज कन्विक्टेड, तब क्या होगा, ड्रॉवर विल पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ चेक। बैलेंस अमाउंट ऑफ चेक और फाइन अमाउंट जो भी हायर होगा वो देगा। चेक का अमाउंट तो हो सकता है 4 लाख के ऊपर, हो सकता है फाइन अगर 10 हो गया है तो हमको कितना देना पड़ेगा अब, 10 माइनस द इंटरिम कंपनसेशन पेड। 10 आया मेरे ऊपर, अब देना है मेरे को, पर हमने शुरू में कितना दे दिया था। अगर 5 लाख का चेक है तो बताइए, कैन यू विजुअलाइज दिस। मैं का फुल स्क्रीन करता हूं, वहां दिख नहीं रहा है।
कॉपी नहीं करने दूंगा, एक्सटर्नली दूसरे मोबाइल से फोटो ले लो, मैं ग्रुप में डाल देता हूं। और जब कलकत्ता से बाहर से लोग कर रहे होंगे, आप मोबाइल लैपटॉप रोक के कर लीजिएगा, कॉपी करने से बहुत टाइम लग जाएगा। पर लिखो वहां पर, प्लीज लिखो ना, फोटो वॉज शेयर्ड इन द ग्रुप, कॉल सम सिंसियर फ्रेंड्स जो लिखते हो। पे ही लेगा। हाँ नहीं नहीं, ग्रुप में नहीं, अपने कॉपी में लिखो। ओह, पर कोर्ट को देगा वो कि ये लीजिए फाइन, कोर्ट कोर्ट्स को हैंड ओवर कर देगा, कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ इसीलिए तो वो लॉजिक भी लग रहा है ना। कोर्ट में ऑर्डर द ड्रॉई ऑफ द चेक टू पे इंटरिम कंपनसेशन टू द पेई, इजी लगा। Max 20% of the amount of the check within 60 days from the order plus extended. If the drawer is convicted, what will happen? If the drawer is acquitted, what will happen? एंड एक लाइन और लिखो, मतलब मैं ही लिखूंगा, तुम लोग तो क्या लिखोगे। फाइन विल बी रिकवर्ड अंडर सीआरपीसी कोड। आज ही लिखना, मैं अभी नहीं लिखने दे रहा हूं, वरना समझ में आ रहा है 6 बज जाएगा और आप लोग लिखते रह जाएंगे। थोड़ा तो बड़ा बनना पड़ेगा ना, इतना तो होमवर्क हर टीचर दे ही सकता है आपको। फाइन विल बी रिकवर्ड अंडर सीआरपीसी कोड में, और एक फोटो डाल देता हूं। अब तो प्रॉब्लम नहीं है, एकदम तोड़ तोड़ के आपके हेल्प से मैंने डेवलप किया है ये सारी चीजों को। चेक कर लेना, पहले वाला डिलीट कर दिया। पक्का? फीलिंग बेटर? चलिए, वेरी गुड बैच। जो लोग घर से कर रहे हैं, ये देखो पॉज कर लेना, इसको एक बार पॉज कर लेना, इतना लिख लेना, फिर इसको भी पॉज कर लेना, लिख लेना। अब एक होमवर्क तो दूंगा, मेरा फर्ज बनता है आपसे होमवर्क करवाने का। कौन सा होमवर्क मिलने वाला है आपको मैं बताता हूं। नहीं, पेज चोरी हो गया, नहीं है। अब ये सेम इसी तरह इसको भी अब तुम थोड़ा सा ड्रॉ कर लोगे। अपील इज मेड बाय द ड्रॉवर हु इज कन्विक्टेड अगेंस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर, बट बिफोर अपीलिंग मिनिमम 20% को अलग इंक से लिखोगे। नमन कर लेगा तो इतना कर लेना बस, ठीक है। ये फिगर्स हटा दो, पुराना वाला फिगर्स एकदम सिंपल कर दिया मैंने। अपील आप मिनिमम 20% ऑफ द कोर्ट्स फाइन अमाउंट, और ये इन एडिशन टू द इंटरिम कंपनसेशन है। 60 और 30 डेज के अंदर थोड़ा लिखते जाओगे ना तो बन जाएगा। अभी तुमको लग रहा होगा डर से, हम कैसे बनाएगा, बन जाएगा जब आप लिखने जाओगे, ठीक है। अब मैं एक नया टॉपिक शुरू करूंगा जो उस दिन पीछे छोड़ के आया हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। यस, पहले हार्ड वाला कराता हूं, आज चेक का सब ऑलमोस्ट हो जाएगा। आइए, पीछे है, तुम्हारे पास भी है ऐसा कुछ लाइफ में, आ जाओ।
चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं, आपको तब समझ में आ जाएगा। आई जस्ट शो यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ये देखो, एक चेक बनाते हैं हम लोग। देखो इधर सब कोई, मैं हूं अमित, नाम तो सुना होगा। और नहीं, अमित को नहीं, संस्कार। संस्कार मेरे को चेक दिया है। ही इज द ड्रॉवर ऑफ द चेक। और ये चेक पर क्या लिख के दिया देखते हैं, पे अमित बछावत, जो भी अपना पूरा लिखा, और बेरर लिखा रहता है ना चेक पे, ऐसे डेट होगा, इसका गंदा साइन होगा। यहाँ बैंक सपोज है, इसका बैंक ड्रॉ, इसका जो ड्रॉई बैंक है ना जिसपे ड्रॉ किया है, HDFC, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। संस्कार रहता है सपोज कोलकाता में, ओके। मैंने, ये मेरे को भेजा है, मैं दिल्ली रहता हूं। मैंने अपने इसको दिल्ली के अकाउंट में जमा दिया है, दिल्ली के अकाउंट में जमा दिया है। ICICI बैंक है मेरा, मैंने वहां जमा दे दिया ये चेक। पेमेंट हो सकता है ना मेरे को, ऐसे होता ही है पेमेंट, चेक का क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट होगा। चेक डिसऑनर हो गया, तो अगर ये चेक डिसऑनर होता है, मैंने बैंक में जमा दिया था, ये चेक डिसऑनर हो गया, तो मेरा, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, कौन से एरिया के कोर्ट में जाके NI एक्ट का केस होगा, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट कौन सा होगा, विच कोर्ट आई विल फाइल द केस ना। अमित बछावत विल फाइल अ केस। सपोज अब मैंने इसको नोटिस वोटिस दिया है, पेमेंट नहीं किया है, NI एक्ट के अंदर मैं केस फाइल करना चाहता हूं, किस कोर्ट में जाके मैं केस फाइल करूंगा। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, मैं किस कोर्ट में जाकर केस फाइल करूंगा। तो आंसर ही बता देता हूं। आंसर आजकल लास्ट 4 साल से आंसर चेंज हो गया है, 5 साल से पहले कुछ और था। आजकल आंसर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल होता है, सीधा हाई कोर्ट नहीं जाते हम लोग, सुना होगा आपने, हर बात में हाई कोर्ट जा रहा है, बोलने से नहीं होता है। तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे हम, जो जिसका जुरिस्डिक्शन, समझते हो, जिसका जुरिस्डिक्शन होगा किस एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ओवर ड्रॉइज, सॉरी, अब ओवर पेज बैंक अकाउंट। अब बताओ आंसर। यानी कि ICICI बैंक दिल्ली में जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जिसका जुरिस्डिक्शन इस बैंक के एरिया में होगा जहां मेरा अकाउंट है बेसिकली। लॉजिक बताओ, मेरे मैं केस फाइल कर रहा हूं, तो मैं अब कलकत्ता के इसके बैंक के अनुसार केस क्यों फाइल करूंगी। पहले यही था, बहुत साल पहले तो बेचारा हैरेसमेंट हो जाता था केस फाइल करने में। हाँ पहले था ऐसा, हाँ, कि यहां पे अपना वकील को भेजो केस फाइल करने। आजकल क्या हो गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द पेज बैंक अकाउंट। कौन से एरिया में कोर्ट केस फाइल होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक लाइन लिखो सिर्फ तुम अपने उसी बुक में जहां डब्बे बने हुए ना, बहुत, जहां बहुत सारे डब्बे बने हुए हैं, डब्बे 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 दिख रहे हैं, नीचे नोट ले लो, एक लाइन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, district court having jurisdiction, district court having jurisdiction in Pays Bank's location, district court having jurisdiction over Pays Bank location. Did you understand? केस कहां फाइल होगा, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसका जुरिस्डिक्शन, मैंने 3 अलग इंक क्यों लिखाया, ताकि एक एवरेज नहीं, एक 3 अलग अलग इंक लिया ना, ताकि आपको लैंग्वेज पे कमांड आए। तुम लोग को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट याद हो जाता है, बट कौन से एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके केस फाइल करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द पेज बैंक अकाउंट। हाँ बाबू, हाँ हाँ कर दो। उसी तरह अब एक मजेदार बात, ये चेक पे क्या लिखा है, पे अमित बछावत और बेरर। बच्चा, अगर वो और बेरर काटे नहीं और यहां पे क्रॉसिंग भी नहीं किया हुआ है, जैसे इस पे देखो क्रॉसिंग नहीं किया हुआ है, फिर भी वो अकाउंट में जमा दिया, इस फैन का देखो, हाँ यहां होगा ये, अगर ये क्रॉस चेक होता तब तो ऐसे भी बैंक अकाउंट के थ्रू ही कलेक्ट होता। क्रॉसिंग ऑफ चेक्स याद है, अगर पैरेलल लाइंस ड्रॉ होते। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ट्राई विथ मी, अंडरस्टैंड विथ मी, कि अगर ये काउंटर पर गया पेमेंट लेने के लिए, ओ समझ में आ रहा है, ये बैंक के अकाउंट में जमा नहीं दिया, काउंटर पे जाके पेमेंट ले रहा है चेक का,
तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट का जुरिसडिक्शन चेंज हो जाएगा। ये था फॉर क्रॉस चेक्स, केस कहां होंगे। ठीक है, अब बारी क्या आ रहा है देखो, फॉर चेक्स कलेक्टेड अक्रॉस द काउंटर, जो हम काउंटर में जाके कलेक्ट करने वाले थे, उस केस में केस कहां फाइल होगा। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये भी, पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग ज्यूरिस्डिक्शन ओवर, कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके फाइल करना है, ओवर, मजेदार लाइन देखना, ओवर ड्रॉई बैंक्स लोकेशन। अरे गजब, यानी कि एचडी, ये वाले जो चेक्स होते हैं ना काउंटर वाले, हाँ मतलब जा या क्रॉस नहीं है जो बेसिकली। अब एचडीएफसी बैंक, यानी कि समझ में आ रहा है, संस्कार का जो अकाउंट था जिस एरिया में, उस एरिया के ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उसमें जाके फाइल करना है। अगर क्रॉस चेक है, पेमेंट थ्रू द बैंक अकाउंट तुम कलेक्ट करने वाला था और पेमेंट हुआ नहीं, वो अलग बात है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द पेज बैंक अकाउंट लिखा हुआ है वर्ड। और अगर तुम काउंटर पर जाके कलेक्ट करने वाला था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर ड्रॉई बैंक्स लोकेशन, यानी कि संस्कार बैंक जिस एरिया में आता है ब्रांच, उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहां जाके केस फाइल होगा। एमसीक्यू में भी आता है, लोगों का भारी तादाद में रॉन्ग होता है। वंस यू हैव अंडरस्टूड इट्स सिंपल। क्या चीज, हाँ यस, यहां वाले बैंक अकाउंट में आप अपने लॉयर को बोल दीजिए ड्रॉइज बैंक लोकेशन, संस्कार ड्रॉई बैंक एचडीएफसी का लोकेशन यहाँ पे इस अकाउंट होल्डर का कहाँ है। बेसिकली ड्रॉवर का अकाउंट होल्डर जो है ना, ड्रॉवर संस्कार का बैंक, उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां केस फाइल होगा। ठीक है, तो लिखा ड्रॉई बैंक इज एचडीएफसी, संस्कार बैंक, ड्रॉई बैंक इज ड्रॉई बैंक, हाँ एचडीएफसी का जहां लोकेशन आ रहा है ना, और यहां पर हाँ वो भी कई लोग लिखते हैं, मतलब दो तरीका लिखने का, ड्रॉई बैंक का जो लोकेशन आ रहा है, अभी देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे बुक में। डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये एमसीक्यू में आ जाता है, ये 3 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन डेवलप हो सकता है कि किस एरिया के कोर्ट में फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर सो एंड सो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर ड्रॉई बैंक लोकेशन। आइए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, अच्छा हाँ ठीक है, पे कैन फाइल, ड्रॉवर का अकाउंट इंदौर में है, ऐसे ही क्या तुम्हारे बुक्स में भी, मेरा थोड़ा सा, मेरा ठीक से बना हुआ नहीं है। पे का अकाउंट दिल्ली में है, तो बाद में पे कहाँ फाइल करेगा चेक, प्रेजेंट दिल्ली में किया, पे कैन फाइल केस ओनली इन दिल्ली, क्रॉस चेक के केस में। समझ में आ रहा है आपको। देखो तुम्हारा भी ऐसे ही कुछ है ना। ओ इफ प्रेजेंटेड थ्रू बैंकर, अदर देन बैंकर अगर होता है, जैसे मेरे केस में सेकंड केस याद है, अदर देन बैंकर का केस, मतलब हम काउंटर पे लेना चाह रहे थे, अकाउंट में नहीं, द प्लेस वे द ड्रॉवर मेंटेन्स इज अकाउंट। ठीक ही तो बोला ना मैंने, जहां संस्कार अकाउंट। अब ये सब चार्ट भी तुम भूल सकते हो, तो मेरे 2 सिंपल लाइंस पढ़ लेना। अब इसमें एक और यहां पे 2 क्वेश्चंस भी मैंने बनाए आपके लिए, होमवर्क लिख लो। अब बहुत सिंपल वाले थे, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिवोटिंग मच टाइम ऑन दिस अगेन। आज ही देखना पड़ेगा, और ये जितना आप क्लास में साथ साथ में कर लेते हो वही सलटता है, अदरवाइज वो पेंडिंग ही रह जाता है। नेक्स्ट 2 मंथ्स ऑफ योर लाइफ इज वेरी क्रूशियल। सर कैसे, वो खुल के बोलिए। इस 2 महीना में अगर आप अपने ट्यूशंस का क्लासेस ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपके बैकलॉग्स इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो फाइनली पता है लोग एग्जाम के 3-4 महीना पहले फिर क्या बात करने लगते हैं, इस बार दें क्या या डेफर करें, एक ग्रुप दें या 2 ग्रुप दें। तो ये सब मन में ख्याल आने लगेगा अब 2 महीना बाद ही। और ये 2 महीना में ख्याल भी क्यों आएगा, जो लोग बेलाइन हो जाएंगे, जो ट्यूशन अटेंड करना बंद कर देते हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है, लाइफ में कोई और आ जाता है बुक्स के अलावा, या तो दोनों को लाइफ में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो ना, मन खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, समझ रहे होगे तुम तो, हाँ विथ हिज एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड्स। आइए तो चलिए लंबा सांस लीजिए और टॉपिक पर आइए। पीछे जाओ, एक बैक गियर लगाओ, सिंपल है। चेक बहुत टाइम खा गया, चेक का केस बड़ा टाइम लगा। क्या बाबू, हाँ हाँ हाँ
क्यों? हाँ वो तो है नेचुरली। अब एक बात बताओ, बड़ी बड़ी कंपनीज चेक देती है, चेक डिसऑनर हो जाता है, तो एक लड़का पूछने ही वाला था सर उन लोग जेल कैसे जाएगा, सर वहां किसको पकड़ेंगे, कंपनी का बिल्डिंग को? तो लैंग्वेज बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इफ अ पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस इज अ कंपनी, every person who at the time the offense was committed, every person who at the time the offense was committed was in charge and responsible to the company. लैंग्वेज समझ में आ रहा है? एक लाइन बोलूं क्या? देखो, ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द कंपनी, जो चेक इशू करने का ऑफिसर्स इन चार्ज था, उनकी जिम्मेदारी है, उन लोग पकड़े जाएंगे। पढ़ के देख लो। पर अगर वो ये प्रूव कर दे कि देखिए हम डायरेक्टर तो हैं कंपनी के, सेक्रेटरी तो हैं सीएसएम, बट हमको नहीं पता था कि ऐसा हो गया है, चेक का काम तो ये वाला डायरेक्टर संभालता था, उसको प्रूव करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन, दिस डायरेक्टर वाज ऑपरेटिंग ऑल बैंक अकाउंट्स एंड इशूइंग चेक, सो इट्स नॉट माय एरिया, इफ यू कैन प्रूव। या देखिए हमने तो कोशिश की थी रीजनेबल केयर के साथ कि ऐसा ऑफेंस कमिट ना हो, पर हो गया। लैंग्वेज मिल रहा है? लर्न लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लर्न। तो एक कॉपी में जगह बनाओ, ऑफेंस बाय कंपनीज एक्सप्लेन करने के लिए लिखो, एक्सप्लेन लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स इफ कंपनी कमिट्स अ डिफॉल्ट अंडर 138। एक्सप्लेन, कॉपी में जगह बनाइए, कॉपी हमको दे देना संस्कार पास होने के बाद, बढ़िया है। एक्सप्लेन, वेरी गुड हैंड राइटिंग, एकदम किंजल अजमेर टाइप का। एक्सप्लेन द लाइबिलिटी, देखिए देयर वाज अ क्वेरी आई जस्ट एड्रेस, एक्सप्लेन द लाइबिलिटी, explain the liability, explain the liability of officers in default in case of companies under NI Act। ऑफिसर्स का क्या लाइबिलिटी है? पेज नंबर का रेफरेंस दो, तुम तो बाद में कॉपी नहीं करोगे ना, तो उस समय बुक खोलना पड़ेगा। लिख रही है मिस दोयल, घर से आप लिख रही हैं? If the person committing an offense is a company, every person who at the time the offense was committed was in charge and responsible। लैंग्वेज देख रहे हैं? श्रुति और मेनी अदर्स अटेंडिंग द क्लास, आकाश, अक्षत, तो लैंग्वेज मिल रहा है आपको? लाइंस देखो, स्क्रीन पर देखो, ये लिख पाओगे आप? ये पूरा लाइन चाहिए मेरे को, मतलब पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं, जो मैं शेड किया हूं ना वो कम से कम आना चाहिए। शेडिंग मतलब ये जो मोटा शेडिंग किया हूं, ये आंसर में आना चाहिए। और फिर ये भी, कभी कभी आप लायबल नहीं होंगे अगर आप ये साबित कर दें, तो ये बीच का खा सकते हो आप, व्हाइट वाला जोन, या ब्रैकेट कर लो। जिनको समझ में नहीं आता आंसर कैसे लिखेगा, बीच का खा सकते हो, पर ये ब्रैकेट कर लीजिएगा। हाँ वो अलग चीज है कि कई बार गवर्नमेंट के नॉमिनीज आते हैं, कंपनी में बैठाए जाते हैं गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने के लिए, बोलो उनको मत पकड़िएगा, लॉजिक है, वो गवर्नमेंट वाले हैं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट को सिर्फ खबर देने आया है कि कंपनी कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उनको मत पकड़िएगा। या बैंक के नॉमिनी डायरेक्टर्स बैठाए जाते हैं बैंकों को खबर देने के लिए, बैंक 100 करोड़ कंपनी को दे रखा है ना, तो वो बोलता है मेरा एक डायरेक्टर भी बैठेगा आपके यहाँ, आप लोग फंड्स का क्या करते हैं, तो बोलो उसको एनआई एक्ट में मत पकड़िएगा। लॉजिक बताओ, बैंकों का और गवर्नमेंट का आदमी है ना, रिलैक्सेशन दे दिया है, तो नॉमिनी डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उनको नहीं धरा जाएगा। लैंग्वेज चेक कर लो प्लीज, मैं वेट कर लेता हूं, तो लिख लो भाई, लिख लो, डर लगता है तुम लोग का। लिख लो, कंप्लीट हो जाएगा भाई, थोड़ा सा के लिए हम क्या बोले, अब लिख लो, जहां इतना टाइम दिए थोड़ा और दे देंगे। राइट इट, हाँ घर में जो बैठे लिख लीजिए। जल्दी से शेडेड रीजन को लिख लीजिए, इंक विंक चेंज कर लेना, ये एक्चुअली बहुत सारे आंसर्स में काम आता है ना, इसलिए लिखवा रहे हैं।
आइए, वी आर बैक। आइए, तो ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब रुको, अब एक सिंपल चीज है, ये ना बहुत बार काम आने वाला, भी आज भी दिखाऊंगा आपको। यानी कि सुनो, एक मजेदार बात है, अगर कभी कंपनी को पकड़ा जाता है तो कंपनी के पियोन को नहीं पकड़ सकते हम। ऑफिसर्स इन चार्ज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस, उनकी लाइबिलिटी है। और वो लाइबिलिटी कब नहीं रहेगी? अगर ये प्रूव हो जाए मुझे तो पता ही नहीं था, या मैंने तो ड्यू डिलिजेंस लिया था कि ऐसी गुस्ताखी ना हो, फंड्स रहे अकाउंट्स में। ये सब वर्ड्स पढ़ते पढ़ते, वीडियो सुनते सुनते डेवलप होगा, और जिन्होंने लिखा है उनको भी याद रहेगा। और पता है एक मजेदार बात, आज तक ऐसा नहीं सुना है। द टर्म कंपनी का मतलब याद है, बचपन में पढ़े थे, कंपनीज एक्ट। इस सेक्शन के लिए कंपनी के अंदर पार्टनरशिप फर्म भी आ गया है। एलएलपी फर्म भी आ गया है, इस पार्टनर्स भी कवर्ड है, इस यहां कंपनी के अंदर पार्टनरशिप एक्ट भी कवर्ड है इस सेक्शन के लिए सिर्फ। हाँ, ऐसा होता है लॉ में कई बार कि द वर्ड हैज अ सेपरेट डिफरेंट मीनिंग। ये देखो, बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बोल के एक चैप्टर होता है, लाइफ में पढ़ोगे, वहां एक्सप्लेनेशन में एक स्पेशल विंग ऐड हुआ है यहां पर। द टर्म कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। आर यू गेटिंग दिस वर्ड? बोलो हाँ या ना। मिलने लग रहा है इन शब्दों को, सबको को मिल रहे हैं वर्ड्स? वेरी गुड। वहां डायरेक्टर की जगह पार्टनर्स पकड़े जाएंगे जो बिजनेस चलाते हैं, वहां डायरेक्टर्स तो नहीं होते हैं ना फर्म में, उस एंगल से बोल रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? राइटिंग वर्क आ गया, वरना वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। सर अच्छा लग रहा था, और हम लोग उल्टा चल रहे हैं वापस। अब एक बस टॉपिक बचा हुआ है, तब चेक ऑलमोस्ट हमारा पिक्चर में आ जाएगा। चेक में एक कॉन्सेप्ट होता है समरी ट्रायल, फिर से एक वर्ड आ गया, देखो समरी ट्रायल। तो एनआई एक्ट के केसेस में समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। आई होप मैंने वर्ड यूज किया था समरी ट्रायल। वर्ड कहां से आया है बताओ? सीआरपीसी से। व्हाट इज सीआरपीसी? क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड है भारत में, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। एनआई एक्ट का 138 इज नॉट अ सिविल मैटर, इसको क्रिमिनल केस की तरह फाइल किया जाता है। तो लिखा है ऑल द ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर विल बी ट्राइड बाय, कौन सा लेवल ऑफ कोर्ट ट्राई कर सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, थ्योरी है। एंड सीआरपीसी के कई सेक्शंस इसको अप्लाई करेंगे। और समरी ट्रायल में इट शैल बी लॉफुल टू पास एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ये सब ज्ञान दिख रहा है क्या? दरकार नहीं है, रीडिंग कैटेगरी का लिख दो, रीडिंग कैटेगरी का लिख दो। पर ये पता चला, एक कॉपी में एक लाइन लिख सकते हो, कॉपी में एक लाइन लिख सकते हो। check dishonor cases under NI Act. Check, CHEQUE, check dishonor cases under NI Act. Check dishonor cases under NI Act can be, check dishonor cases under NI Act can be tried. Check dishonor cases under NI Act can be tried, TRIED, like a summary trial, इंक चेंज करना, like a summary trial under CRPC। वो कोर्ट के ऊपर है। अब अगर उनको लगेगा केस ट्राई हो सकता है, विल बी ट्राइड like a summary trial under CRPC। लिखा है लाइन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बुलेट पॉइंट बना के। Sometimes the court may convert, sometimes the court may convert the cases under summary trial. Sometimes the court may convert the cases under summary trial
into इंक चेंज करना. Sometimes the court may convert cases under summary trial into regular trial. Sometimes the court may convert cases under summary trial into रेग्युलर ट्रायल. कोर्ट समरी ट्रायल के मैटर को कई बार क्या कर सकता है, रेगुलर ट्रायल हो गया. वो अभी आज भी पढ़े थे जिसमें बहुत डिटेलिंग में हियरिंग होती है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है. समरी ट्रायल में जजमेंट्स जल्दी आ जाते हैं. तो कोर्ट को अगर लगे कि अगर ये उचित होगा, हम समरी ट्रायल के मैटर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेगुलर ट्रायल में. पक्का. और एक लास्ट लाइन देखो यहां पे क्या लिखा है. एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन, जो यहां पे ट्रायल चलता है एनआई एक्ट में, shall be conducted as soon as possible and an endeavor shall be made to complete the trial within 6 months. बुकिश ज्ञान है, बताओ क्यों बुकिश? क्योंकि हम बताया ना रियल लाइफ में 6-6 महीना में कोई केस कंप्लीट नहीं हुए. एंडेवर वर्ड पता है इन लोगों ने खुद के प्रोटेक्शन के लिए दे दिया. कोशिश की जाएगी. एंडेवर मतलब कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो, पर वो कोशिश कभी एक्चुअली कोशिश पूरी हुई नहीं. वही तो बोल रहा हूं. तो इसको अब यहां से मत पढ़ना, हाँ, रीडिंग कैटेगरी छोड़ देना, क्योंकि मैंने आपको स्मार्ट तरीके से करवा दिया है. समरी ट्रायल्स के रूप में चल सकता है, सब कुछ हो सकता है. एंड एक लास्ट लाइन, जहां पर तुम लोग ये एनआई एक्ट का केस मेरे से पढ़े थे ना, ये सब चीज, ये 2 साल और फाइन, बोलो हाँ या ना. यहां एक लाइन लिख देना, दिस ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, मतलब कि आपका फाइन कम किया जा सकता है, जेल नहीं भेजा जाएगा आपको. कंपाउंडेबल का मतलब क्या है, गवर्नमेंट आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, घूस नहीं है, एक्ट के अंदर ही स्कीम आता है. सच केस इज कंपाउंडेबल. ऐसे केस कंपाउंडेबल होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपाउंडेबल? आपको जेल से मुक्ति मिल सकती है, फाइन कम हो सकता है, घूस नहीं है, स्कीम इन द एक्ट है. दिस ऑफेंस इज कंपाउंडेबल. ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये ऑफेंस क्या है, कंपाउंडेबल है. तो डिसऑनर ऑफ चेक का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ है. अब एक चीज चेक करो, हम लोग क्या क्या सेक्शंस को टॉपिक पढ़े हैं आज. पूरा लंबा टाइम लगा पर कंसोलिडेट हो गया. अब तुमको कोई चेक डिसऑनर का केस पूछे तो तुम बोलने लायक पोजीशन में हो ना, चेक डिसऑनर के केस के बारे में. एक काम करो, एक ये क्वेश्चन करो तो जल्दी से, मिस्टर बीन वाला, देखते हैं तुम्हारा बुद्धि. अगले पेज में है बीन, मिस्टर बीन. स्टार्ट रीडिंग. यहां लाइबिलिटी नहीं होगा, एक लाइन क्वेश्चन में अंडरलाइन किया हूं, उसी से हेल्प मिल जाएगा.
मिला वर्ड। ये नाइदर डायरेक्टर है नॉर ऑफिसर इन चार्ज है। मेरा आवाज आया था वहां से? नहीं। Mr. Bean is a promoter who has taken loan on behalf of the company, but he's neither a director nor a person in charge. He sent a check from the company's account. तो कंपनी के अकाउंट में वो सिग्नेटरी तो नहीं है ना, डायरेक्टर और ऑफिसर साइन करते हैं। हाँ, रुको, सब नहीं, कंपनी को नहीं पता था ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो चेक हुआ है, फिर बाद में आपस में क्या झमेला होगा वो हम लोग को मैटर नहीं। हमारा मैटर यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि एनआई एक्ट में ऑफेंस के लिए 138 के अंदर क्या बीन को आउटसाइड पार्टी पकड़ सकता है क्या, ये क्वेश्चन हमारा। आपस में वो क्या किससे कौन बिना पूछे किया उसके लिए सिविल मैटर चलेगा, या इंडियन पिनल कोड में हम धोखाधड़ी का केस करेंगे। तो क्वेश्चन का लास्ट लाइन हमेशा पढ़ना चाहिए, कैन ही बी हेल्ड लायबल फॉर एन ऑफेंस अंडर एनआई एक्ट। पता है इसमें आंसर क्या होगा जो तुम लोग मेहनत से लिखा था? इन द केस ऑफ अ कंपनी, निकालो अपना अपना कॉपी। वो लाइन समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? वो लाइन पूरा लिखोगे आप, वो सेक्शन 141 पूरा लिखोगे आप। और मैंने अंडरलाइन भी करके रखा है यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, चेक करिए सब कोई। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज और है, चेक के केस में ना जो 138 का हम एक्शन लेते हैं, आओ एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं सब कोई। बोर्ड देखना, एक बार मजेदार चीज दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा। संस्कार बदनाम हुआ आज। संस्कार कौन है भैया? ड्रॉवर ऑफ द चेक। किसके फेवर में ड्रॉ किया था ये? अमित। अमित ने दे दिया सुमित के फेवर में, सुमित ने रोहित, एंड रोहित ने दे दिया नवनीत। तो होल्डर ऑफ द चेक कौन है? चेक 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 चेक। थोड़ा पिछले दिनों ऐसा सेम एग्जांपल हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ रहे थे, याद है बहुत बार? हाँ, अब बताओ, इसको कॉपी में बनाओ अच्छे जगह, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर 138 ऑफ एनआई, अगेंस्ट whom नवनीत कैन फाइल द केस। बहुत इजी है, बताओ। ये एमसीक्यू में दे देगा, बना लो कॉपी में बनाओ, बुक में बनाओ, हाथ में बनाओ, फेस पे बनाओ, इंस्टाग्राम का रील में बनाओ एक क्वेश्चन, और वहां पूछो फ्रेंड को। स्टार्ट राइटिंग एवरीवन, कोशिश करिए। स्टार्ट राइटिंग। ए बताओ आंसर क्या होगा? अरे बोल नमन, ये तो लंदन स्टैचू बना हुआ है। ए बोल कलकत्ता बॉयज, बता। अरे कलकत्ता का लड़का बता, आंसर क्या है? किससे मांगेगा वो? अरे बोलो, हाँ हाँ थोड़ा मिलता है, बोलो किससे मांगेगा? अरे अगर बिल ऑफ एक्सचेंज होता, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो किससे मांगता? सबसे मांगता ना। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब नवनीत किससे मांगेगा? नहीं मांग सकेगा, वही तो नया चीज है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज होता सबसे मांग पाता। यार डांस किए थे हम इधर वाले सारे पार्टी से। यहां पर ओनली अगेंस्ट
आवर क्यूट संस्कार ड्रॉवर से ही सिर्फ मांग सकता है। अरे वाह, यानी एनआई एक्ट का केस सारे इंडोर्सर्स के अगेंस्ट में नहीं होगा। गजब ऑब्जर्वेशन। एनआई एक्ट का केस सारे इंडोर्सर्स के अगेंस्ट में नहीं होगा। कॉपी में लिखियो ना, इंपॉर्टेंट लिखो, ओपन योर आईज, खोल दो आंख, लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एनआई एक्ट का केस सबके अगेंस्ट में नहीं होगा, ओनली अगेंस्ट ड्रॉवर, ओनली अगेंस्ट ड्रॉवर। पक्का हटा दें, वरना हमेशा क्या सीखे थे, हर सारे इंडोर्सर्स को पकड़ा जा सकता है। हाँ, तो सपोज हम नवनीत को एचआईडीसी बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर बनाते ना, वो सबसे ले सकता था पेमेंट, पर यहां पे नहीं ले पाएगा। ये 138 में सिर्फ ड्रॉवर ऑफ द चेक के खिलाफ केस होता है। तो थोड़ा सा वर्ड्स पे कमांड लाना, ड्रॉवर, ड्रॉई। और पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे मैच्योरिटी डेट बिल्स का कैसे कैलकुलेट होता है। एक होते हैं बिल्स आफ्टर साइट, उसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि आपको एक्सेप्टेंस के लिए उसके सामने पेश करना पड़ेगा बस। तो वहां से काउंटिंग का जो डेट होता है, मैच्योरिटी डेज का जो काउंटिंग, तो आप अकाउंट्स में सीखे होंगे। अगर बिल्स आफ्टर साइट वाले या प्रॉमिसरी नोट आफ्टर साइट वाले होते हैं, तो आपका कैलकुलेशन शुरू होता है द डेट व्हेन यू प्रेजेंट द बिल टू शो हिम प्लस वॉट एवर इज द क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन। वरना नॉर्मली इट इज डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल प्लस डेज प्लस 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड। बट आफ्टर साइट वाले में जिस दिन आप डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट करते हैं, उसका एक्सेप्टेंस पे मेरे को निर्भर नहीं करना है, डेट व्हेन यू प्रेजेंट वहां से। सर समझ गए, उसका एक्सेप्टेंस के डेट से। नो नो नो, आई एम सेइंग डेट व्हेन यू प्रेजेंट। मैंने लाइन भी लिखवाया था, ये एक जन का क्वेरी था। एंड नाउ यू कैन लीव द क्लासरूम इन 1 minute। अच्छा, ये अगले दिन करवाऊंगा। एक अच्छा क्वेश्चन आपको बस करवा दूं, फिर आप जाएंगे। पीछे ना बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत आपके लाइफ में। खत्म ही नहीं हो रहा चैप्टर। हाँ, वो बीच में गुड न्यूज आ जाएगा, बहुत सारा चीज नहीं है आजकल, हट गया। ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, आओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6, 15 पेज बाद है, ये कर लो फिर चले जाना। मजेदार क्वेश्चन। जे एक कंपनी का शेयर होल्डर है, मेरे साथ साथ पढ़ लो, अभी करवा देता हूं। जे इज अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। जे क्या है भैया? परचेज किया है फॉर हिज पर्सनल यूज सर्टन गुड्स फ्रॉम अ मॉल ऑन क्रेडिट। ठीक है। ही सेंट अ चेक ड्रॉन ऑन द कंपनीज अकाउंट टू द मॉल। इन लोग ब्रैकेट में लिख भी दिए डिपार्टमेंटल स्टोर, कई लोग समझ नहीं पाएंगे मॉल क्या है। ओके, ही सेट अ चेक। सुनो, कंपनी का शेयर होल्डर खुद के लिए गुड्स खरीदा है और उसको कंपनी का चेकबुक मिल गया होगा शेयर होल्डर को कहीं से। वाह गजब। कंपनी का चेक काट करके, चेकबुक से कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज के तुम शेयर होल्डर और रिलायंस इंडस्ट्रीज का चेकबुक गिरा हुआ मिल गया, तो तुम वो कंपनी का चेकबुक काट करके, साइन भी पड़ा हुआ है उसमें, किसका? मुकेश अंबानी का। एक गंदा सा एग्जाम्पल लिए, तुम दे दिया सपोज उसको विजय सेल्स, एक तो बहुत बड़ा चेन है महाराष्ट्र में, कंप्यूटर लैपटॉप बेचता है। द चेक वॉज डिसऑनर्ड। थोड़ा सा अलग है। हाँ, जे द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी वॉज नाइदर डायरेक्टर नॉर पर्सन इन चार्ज। बोलो मिला? क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, अब देखो तुम्हारा बुद्धि। क्या उसे एनआई एक्ट में 138 में क्या पकड़ा जा सकता है? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, क्या जे को पेमेंट देना पड़ेगा इस गुड्स के लिए? देयर आर 2 क्वेश्चन, 1 and 2 बोल के लिखो, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई, ब्रेक करो। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 1 and 2। आपने किया इसको? एक लॉजिक है, मेरा तो एक ही आंसर है। पहले तो इसने एक अजीब केस लॉ दिया, बाबा हमको तो स्पेलिंग भी नहीं पता है इस केस लॉ का। 1 and 2 लिखा तुम लोग, क्वेश्चन के 2 पार्ट्स 1 and 2। ट्राई टू स्प्लिट। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, क्वेश्चन के कई बार 2 पार्ट्स आते हैं, आपको तोड़ना पड़ता है पहले कितने पार्ट्स हैं।
ये नाम याद नहीं करना है, HND मुल्ला फिरोज वर्सेस, भैया माफ करो, इन अ वेरी फेमस केस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट लिखने से भी चलेगा। ऑल दो पढ़ के देखो। बेसिकली इसमें एक तो प्रॉब्लम क्या होगा बताइए, एक तो तुम लोग जो बोल रहा था 141 आएगा, इसमें शेयर होल्डर को नहीं पकड़ा जा सकता है, बताओ क्यों? ही इज नाइदर द डायरेक्टर नॉर व्हाट, नॉट इन चार्ज। बट एक बात बताओ, इस टाइप से हर आदमी कोई पेमेंट उठा ले, किसको नुकसान हुआ इसे? उस डिपार्टमेंटल स्टोर को। तो सिविल लॉ के अंदर, मेरी बात समझो, किस लॉ के अंदर बोल रहा हूं? सिविल लॉ के अंदर आप उसको पकड़ सकते हैं मिस्टर जे को, बट एनआई एक्ट के अंदर। तो क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, इज ही लायबल टू पे द गुड्स? यस। और लाइबिलिटी यहां पर किसको पकड़ा जाता है? ड्रॉवर। अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखवाए थे, उसी को मैं फिर से लिख रहा हूं, लिखो तुम लोग मेरे संग यहां पे प्रॉपर आंसर। अंडर सेक्शन 138 of NI Act, only the drawer of the check is held liable। और फिर इसके बाद तुमको पता है क्या क्लब करना चाहिए? ड्रॉवर इज कंपनी फ्रॉम whose bank account the check was drawn and issued, यानी कंपनी। फिर तुमको पता हो क्या करना चाहिए था? सेक्शन एक्सप्लेन सेक्शन 141, कौन सा होता है 141 को बताओ? In case when the company commits a default, the directors and officers who are in charge and responsible, वो लाइन लिखना चाहिए था। Here shareholder is not liable। पर समझ में आ रहा है? पहले क्लैरिफाई करना होगा आंसर में, चीज बुक से बेटर आंसर लिखवाया हूं। तुम एग्जाम में लिख के मत आना एक्सप्लेन 141, गुस्सा हो जाएगा वो, हमको ऑर्डर देता कल का छोकरा, हमको बोल रहा है समझाने। तुम समझ में आ रहा है? पहले ये लाइन से शुरुआत करोगे, when the check, और था बेटर भी कर सकते थे, when the check is dishonored due to insufficiency of funds, then only the drawer of the check is held liable। In our case, drawer is the company। CO लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में, ये शॉर्ट हैंड नोट्स थे। और फिर 141 एक्सप्लेन करोगे और बताओगे ये तो कुछ भी नहीं है, तो जे एनआई एक्ट में लायबल नहीं है। बट जे का एक लाइबिलिटी है, लास्ट लाइन दिख रहा है, कौन सा लाइबिलिटी जे का रहेगा? ही इज लीगली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द गुड्स। एनआई एक्ट में नॉट लायबल, अंडर 138 नॉट लायबल, बट गुड्स का तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। एनआई एक्ट में उसकी लाइबिलिटी नहीं है, मेरी बात समझे आप, बट गुड्स का तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। गुड क्वेश्चन। अब ये सब अपने आप मत करने बैठ जाना मेरे से बिना पूछे, रुको मैं बताता हूं कुछ होमवर्क। अपने आप कुछ भी नहीं करोगे आप। क्वेश्चन 13 एक दिन करवाया था शायद, होमवर्क लो, लिखो होल्डर पर बेस्ड है। 13 लिखो होमवर्क, होल्डर पर बेस्ड है। होल्डर समझाया था फर्स्ट या सेकंड क्लास में। 13 पे लिखा होल्डर। फोर्टीन नहीं करना अभी। फिफ्टीन लिखो मैच्योरिटी डेट पर बेस्ड है। 15 16 मैच्योरिटी डेट। 15 16 मैच्योरिटी डेट। 17 नंबर होल्डर इन ड्यू कोर्स। 17 नंबर पे लिखो होल्डर इन ड्यू कोर्स। फॉर्जरी वर्ड भी लिखो, फॉर्जरी होने से क्या होता है, HIDC भी बेचारा कुछ रिकवर। फॉर्जरी वर्ड भी लिख लो। 17 नंबर पे लिखो होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर्जरी। होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर्जरी। मेरे से बिना पूछे और कुछ अभी नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं एक अच्छा चीज और। वाह वाह, सारा ले आया लास्ट कई साल का। इसे अभी मत करना, एक दो क्वेश्चन में 2 बार प्रिंट हो गए। 34 भी 2 बार प्रिंट हुआ है। 36 मैं करवाऊंगा, पहले से लिखो टिपिकल।
फिक्टिशियस नेम लिख देना। एक दिन आया था ना एक वर्ड फिक्टिशियस नेम वाला बिल ड्रॉर HIDC के हाथ में आ जाता है। 36 में लिखो फिक्टिशियस नेम, टिपिकल लिखा, फिक्टिशियस नेम टिपिकल। $41 गिफ्ट चेक, $41 गिफ्ट चेक। जस्ट अ सेकेंड। 45, ये कितना नंबर है? 48, वेरी गुड, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, मतलब ऐसे लिखना, वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। 48, वेरी गुड, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग पर बेस्ड। हम नाम लिखवाने से क्या होता है, आदमी का सोचने का शक्ति बढ़ जाता है कि उस टॉपिक पर बेस्ड है। वेरी गुड, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। 49 गिफ्ट चेक, वो एनजीओ वाला याद है, महिला लोग आके नमन के साथ रिक्वेस्ट कर रही थी, याद है आपको? नमन एंड महिला केस, गिफ्ट चेक। ऐसे याद रहता है ना, बुरा मत मानना, मानो तो मानो, तुम काम आए लोगों के, सोचो याद हो पाए। ओके, ऑन नेक्स्ट डे व्हेन यू कम लेट आई विल स्टार्ट समथिंग जो आज नहीं बताऊंगा, उस दिन आने से ही पता चलेगा। आज कोई रहस्य नहीं है, पर आइएगा जरूर। कब आ रहे हो? सैटरडे 9:15 पर। ओके, बाय।